स्वागत है आपका। इंडिया टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं प्राची पाराशर। प्रहार में बात करेंगे हाथरस की। हाथरस के 121 मौत के गुनहगारों को का बचना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं, उसकी वजह भी आपको बताते हैं। ऐसा इसीलिए क्योंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तक एसआईटी की रिपोर्ट पहुंच चुकी है। अब एक एक गुनहगार का हिसाब होना तय है। नारायण सरकार हरि के मुख्य सेवादार को हादसे का मेन आरोपी बनाया गया है। उस पर 1 लाख का इनाम भी है। पुलिस की अलग अलग टीम उसकी तलाश कर रही है। बाबा की तलाश में भी छापेमारी जारी है। इस बीच योगी की टेबल तक एसआईटी की रिपोर्ट पहुंच गई है। आगरा एडीजी और अलीगढ़ कमिश्नर के नेतृत्व में बनी एसआईटी ने अपनी जांच रिपोर्ट सौंप दी है। 14 पन्ने की इस रिपोर्ट में हाथरस के डीएम और एसएसपी समेत 100 लोगों के बयान दर्ज हैं। हादसे के तुरंत बाद ही योगी ने एक्शन लेते हुए जांच के लिए एसआईटी बनाई थी और 24 घंटे में रिपोर्ट तलब की थी। एसआईटी जांच में क्या खुलासे हुए हैं, उसकी भी डिटेल आपको देती हूं। एसआईटी जांच में आयोजकों की साफ साफ लापरवाही सामने आई है। रिपोर्ट के मुताबिक इतनी ज्यादा भीड़ के लिए ठीक तरीके से आयोजकों ने इंतजाम नहीं किए थे। साथ ही हादसे के बाद सबूतों को भी छिपाने की कोशिश की गई थी। और आइए अब डिटेल में आपको बताते हैं कि जो योगी की टेबल पर हाथरस की रिपोर्ट सौंपी गई है या रिपोर्ट रखी गई है, उसमें क्या क्या बातें हैं। एसआईटी ने शासन को रिपोर्ट सौंपी है। डीएम एसएसपी समेत 100 लोगों के बयान इस एसआईटी की रिपोर्ट में दर्ज हैं। इतने बड़े आयोजन के लिए व्यवस्था नहीं थी, ये तो बड़ी बात है जो शुरुआत से कही जा रही थी और यही बात एसआईटी की रिपोर्ट में भी लिखी गई है। इसके साथ ही साथ एडीजी आगरा अलीगढ़ कमिश्नर के नेतृत्व में ये जांच की गई थी। रिपोर्ट में आयोजकों की लापरवाही का खुलासा हुआ है। हादसे के बाद सबूत छिपाने की भी कोशिश की गई थी, जिसका जिक्र खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में किया था और कहा था कि आयोजकों की तरफ से सबूत छिपाने की कोशिश की गई, घटना को दबाने की कोशिश की गई। यही वजह है कि वक्त रहते लोगों को मदद मुहैया नहीं हो पाई और ये जान का आंकड़ा 121 का पहुंच गया है। विशाल प्रताप सिंह मेरे सहयोगी इस वक्त जुड़ गए हमारे साथ ज्यादा डिटेल के साथ। अब विशाल, आप बताइए, ये जो रिपोर्ट टेबल कर दी गई है, मुख्यमंत्री के टेबल पर रख दी गई है, जांच रिपोर्ट में बड़ी बड़ी बातें निकलकर सामने आ रही हैं। इस रिपोर्ट के बाद अब क्या होगा, क्या एक्शन देखने को मिलेंगे? देखिए प्राची, ये बहुत ज्यादा मोस्ट अवेटेड रिपोर्ट थी जो कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एसआईटी का गठन किया था, जिसमें एडीजी आगरा अनुपम कुलश्रेष्ठ और जो कमिश्नर है अलीगढ़ की, उनको इस पूरी एसआईटी में रखा गया था। और खास बात यह है कि एसआईटी ने अपनी जो रिपोर्ट है वो शासन को, यानी कि उत्तर प्रदेश सरकार को, यानी कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को अपनी जो रिपोर्ट है वो टेबल कर दी है। उनकी टेबल पे ये रिपोर्ट पहुंच चुकी है और शुरुआती जो रिपोर्ट है उसमें इस बात की जानकारी दी गई है। इंडिया टीवी के पास जो सूत्रों के मुताबिक जानकारी आई है उसमें आयोजकों के ऊपर पूरी तरीके से लापरवाही का आरोप लगाया गया है। मौके पर जिस तरीके के इंतजाम करने थे वो इंतजाम नहीं किए थे। जो एसओपीज होती हैं उनको प्रोटोकॉल के तहत पालन नहीं किया गया था। पुलिस और प्रशासन को शुरुआत में अंदर तक नहीं आने दिया गया था और यह कहा गया था कि अंदर की जो भी जिम्मेदारी होगी पंडाल की, जहां पर यह हादसा हुआ, उसकी पूरी जिम्मेदारी आयोजकों की होगी और पुलिस और प्रशासन सिर्फ बाहर का ट्रैफिक और जो सुरक्षा व्यवस्था है उसको मैनेज कर ले। तो किस तरीके से उन्होंने अंदर की व्यवस्था की वो तो सबके सामने है प्राची। 121 निर्दोष और मासूम लोगों की जान जा चुकी है और ऐसे में जब मौके पर पुलिस और प्रशासन ने सहयोग करने की कोशिश की तो भी शुरुआत में सेवादारों ने पुलिस प्रशासन के साथ सहयोग नहीं किया, उनको मौके पर जाने को बोला। बल्कि जो मौके पर लोगों के सबूत पड़े हुए थे, उनके बैग्स पड़े हुए थे, मोबाइल फोन पड़े हुए थे, चप्पलें पड़ी हुई थी, उनको भी इस तरीके से उठा के दूसरी तरफ फेंका गया मानो वो सबूतों को नष्ट करना चाह रहे हो। ये सारी बातें एसआईटी यानी कि स्पेशल इन्वेस्टिगेटिव टीम ने अपनी जो जानकारी दी है, जो 3 दिनों में रिपोर्ट मुख्यमंत्री को प्रेषित की है, उसमें इस बात की जानकारी दी गई है। अब यह माना जा रहा है कि जो बाकी जांच उत्तर प्रदेश पुलिस कर रही है, एसआईटी अपनी जांच कर चुकी है और आने वाले दिनों में जब आयोग यानी कि जो न्यायिक आयोग इस मामले के लिए गठित हुआ है, जब वो अपनी जांच को आगे बढ़ाएगा तो इन सारे एक बात और बताइए, आयोजकों की लापरवाही का मामला तो लगातार सामने आ ही रहा था और वो तो बार बार कहा ही जा रहा था, लेकिन क्या इस रिपोर्ट में प्रशासनिक चूक के बारे में भी कोई जानकारी दी गई है? क्या ये बताया गया है कि इतना बड़ा फेलियर हो कैसे गया कि आपको पता नहीं चलता है कि 80,000 की संख्या में लोग आ रहे हैं या 2.5 लाख की संख्या में लोग आ रहे हैं? देखिए, ये बहुत बड़ी लापरवाही है और ये इतनी बड़ी लापरवाही है प्राची, जिससे लोगों की वहां पर जान चली गई। आप 80,000 लोगों की परमिशन लेते हैं और आप मौके पर बुला लेते हैं 2.5 लाख लोगों की भीड़ की, और ये भीड़ इस तरीके की थी कि सड़कों पे भी थी, हाईवे पे भी थी,
खेतों के किनारे भी थी। 2.5 लाख तो वो भीड़ बताई जा रही है जो कि पंडाल और पंडाल के बाहर प्रेमाइसेस में मौजूद थी। यानी कि उनको अच्छे से ये पता था कि जितने लोगों की परमिशन ली गई है, लोग उससे कहीं ज्यादा आ गए हैं और इंतजाम उस तरीके के नहीं किए गए हैं। यही वजह है कि जो लापरवाही है वो आयोजकों पर पूरी तरीके से फिक्स करते हुए पुलिस इस पूरे मामले की जांच को आगे बढ़ा रही है। लेकिन मौके पर इंतजामों को ना करना, एग्जिट्स को बेहतर तरीके से मैनेज ना करना, लोगों की जान से खिलवाड़ करना और मौके पर जो इंतजाम करने चाहिए थे उन इंतजामों को ना करना और पुलिस और प्रशासन को मौके पर आकर के वीडियोग्राफी तक ना करने देना, ये वो तमाम आरोप हैं जो कि एसआईटी ने अपनी रिपोर्ट में, शुरुआती रिपोर्ट में लगाए हैं। और ये रिपोर्ट शासन को यानी कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को प्रेषित की जा चुकी है। विशाल, यानी कि एसआईटी की रिपोर्ट तो मुख्यमंत्री के पास जा चुकी है और इस रिपोर्ट के बाद अब क्या एक्शन लिए जाएंगे, कितनों पर गाज गिरेगी, कैसे कार्रवाई होगी, ये देखना वाकई में दिलचस्प होगा। बने रहिए हमारे साथ। विशाल, आगे की जानकारी देते हैं। एसआईटी रिपोर्ट के बाद योगी सरकार और बड़े एक्शन लेगी। योगी ने रिपोर्ट सामने आने के बाद अफसरों को क्या निर्देश दिए हैं, योगी सरकार के मंत्री असीम अरुण ने क्या बताया, आपको सुनवाते हैं। हाथरस की घटना बहुत दुर्भाग्यपूर्ण थी। आयोजकों द्वारा एक अव्यवस्थापूर्ण व्यवस्था बनाई गई जिसके कारण ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न हुई। पहला जो हमारा काम था वो रेस्क्यू और रिलीफ का था, यानी घायलों को सही इलाज मिले और साथ साथ जो मृतक परिवार हैं उनको पूरी संवेदनशीलता के साथ में शव सुपुर्द किए जाएं, उनकी अंत्येष्टि कराई जाए। ये काम हम लोगों ने पूरा किया। अब काम इस जांच का है कि आपराधिक जिम्मेदारी किस किस की बनती है, जिसके लिए एक विवेचना की जा रही है। प्रशासनिक जिम्मेदारी किसकी बनती है, उसके लिए एडीजी जोन आगरा द्वारा एक जांच की गई है और मुझे लगता है वो जांच लगभग पूर्ण हो गई है, उसकी रिपोर्ट आने वाली है। तीसरा, व्यवस्थाओं को भविष्य में कैसे बेहतर किया जाए, पूरी घटना का स्वरूप क्या था, इसको समझने के लिए एक जुडिशियल कमीशन, न्यायिक आयोग की गठन मुख्यमंत्री द्वारा किया गया है। ये कोई राजनीति का विषय नहीं है, जो विषय है व्यवस्थाओं को बेहतर करने का। इसके लिए मुख्यमंत्री जी ने एक निर्देश दिया कि एक नियम, एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर गहराई से बनाया जाएगा, जिसमें हम लोग इस बात को देखें कि 1000 लोग इकट्ठे हो रहे हैं या 1 लाख लोग इकट्ठे हो रहे हैं, उनके लिए मूलभूत नागरिक सुविधाएं, पानी, शौचालय, बिजली, पंखा, ये व्यवस्था क्या होनी चाहिए। कोई स्थिति परिवर्तित हो जाती है, आंधी तूफान आ जाता है तो क्या होगा, और कोई आपात स्थिति आ जाती है तो जैसी इस केस में आई तो क्या होगा। तो तीनों परिस्थितियों को मिलाते हुए एक एसओपी बनाई जाएगी, जिसमें आयोजक की जिम्मेदारी क्या होगी, सरकारी एजेंसियों की जिम्मेदारी क्या होगी, ये तय किया जाएगा। भविष्य में हमको ये नहीं सोचना है कि कोई मृत्यु ना हो, हमको ये सोचना है कि किसी भी आयोजन में जरा सी भी अव्यवस्था ना हो। इस हिसाब से एक प्रक्रिया निर्धारित करनी होगी। उसमें आयोजक की जिम्मेदारियां बहुत सारी होंगी, सरकारी तंत्र की जिम्मेदारी भी काफ़ी होगी और इसके सामंजस्य को बना के काम करना होगा। तो रिपोर्ट आने के बाद ये पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि आखिर कहां पर चूक हो गई और आने वाले वक्त में इन चूक से कैसे निपटा जा सकता है, लापरवाहियों को कैसे दुरुस्त किया जा सकता है या कैसे सिस्टम को ठीक किया जा सकता है। हाथरस कांड के 4 दिन बीत चुके हैं। सबसे भयावह मंजर को देखकर जिंदा लौटे लोग सदमे में हैं। सत्संग के लिए लाखों की भीड़ उमड़ी थी। पुलिस साजिश के एंगल से पूरे मामले की छानबीन कर रही है। इसी बीच इंडिया टीवी पर सबसे बड़ी गवाही सामने आई है। मौके पर मौजूद एक महिला ने खुलासा किया है कि सत्संग में कुछ लोग शराब पीकर आए थे। नशे में आए लोगों ने अचानक ऐसा माहौल बनाया कि पंडाल में भगदड़ मच गई। बुजुर्ग महिला की जुबानी आपको सुनाते हैं सबसे बड़े भगदड़ की आंखों देखा मंजर। हमारे साथ माताजी हैं, इनकी बड़ी बहन इस भगदड़ में मारी गई। दोनों साथ वहां कीर्तन के लिए गई थी। अम्मा, कहाँ खड़े थे आप? हम जैसे वहां से पांडाल से लेकर के हाईवे के पास आ गई तो हमारी बहन और ये जेठानी है ना पल्ली तरफ, वो हमारे परिवार ही की है। उन्होंने मैंने मना किया था, मैंने कि ये भीड़ को निकल जाने दो, बहुत ज्यादा काफी भीड़ है, उसके बाद में चलेंगे। उन्होंने नहीं माना। वो मेरा हाथ झटक के हमारी बहन चली गई कि जब भीड़ निकल जाए, जब तुम आ जाइयो और हम तो निकल जाएंगे। उसके बाद में एक और इधर से बहू लगती है, तो वो और एक बुढ़िया में भत्ती है अभी हॉस्पिटल में। ये हम तीनों एक साथ में है, तो हम थोड़े आगे को चले तो ये भी बिछड़ गई और वो बुढ़िया मेरे हाथ में, तो वो उनको बचावे के चक्कर में मैं भी खुद गिर गई थी। क्या उस दिन भी ऐसी स्थिति थी? हाँ, ऐसी स्थिति थी, पर उसमें कुछ लोग जो एटा की साइड में गए खाए, कुछ लोग दारू पीवे वाले, उन्होंने नहीं जे देखा है, वो चरणों की धूल के नहीं भाजे,
वो तो निकल गए। उसके बाद में उनने ऐसा रेला मचाया है कि उनने नहीं न कोई बच्चा देखा है, न कोई बुढ़िया देखा, न कोई बड़ा देखा है। यूं करके धक्का मार। कितने लोग होंगे ऐसे? बहुत लोग है, काफी पूरा हाईवे भर रहा हो, कोई गिनती नहीं। अम्मा, ये बताओ, ये धक्का मारने वाले सत्संग में शराब पी के कौन आता है? तो क्या सत्संग के थे या रोड किनारे अलग से लोग थे? वहाँ में वो अलग से भी लोग आए थे। जो सत्संग में होगा वो दारू नहीं पीते। लेकिन दारू पिए हुए लोग थे। हाँ, दारू मैंने भी खुद कही है, मैंने कम खताओ, तुमको ये नहीं दिख रहा कि कौन सी जगह में आए हो तुम, और तुम दारू पी के रेल मचाए रहे हो, तुम इन्हों को मारे डाल रहे हो। पर किसी ने नहीं सुनी। बुढ़िया को बचाने में मैं भी खुद, मेरे ऊपर 10-20 थे। कितने लोग ऐसे थे जो शराब पी के वहाँ गए थे आपके हिसाब से? अब मेरे हिसाब से तो मेरे पास में तो 5-6 लोग तो मेरे पास में है थे, और भीड़ में होंगे तो क्या होता है। पुलिस को आपने बयान दिया है तो बहुत काफी गंभीर बात है। शराब पी के धक्का मुक्की कर रहे थे। पुलिस मेरे पास में आई नहीं, जैसे तुम भैया आए थे। तो अम्मा एक बहुत बड़ी बात बता रही हैं। अम्मा कह रही हैं कि जब कीर्तन करके ये निकले तो सड़क पे कुछ लोग शराब पिए हुए थे, धक्का मुक्की कर रहे थे, और उसी धक्का मुक्की में अम्मा गिरी हैं। ये सबसे बड़ी बात अभी इंडिया टीवी पर पता चली, क्योंकि अभी तक ये बात स्पष्ट नहीं हुई थी। षड्यंत्र की बात पुलिस कह रही थी, लेकिन अब अम्मा कह रही हैं कि वहां 5 से 6 लोग ऐसे अम्मा ने देखे जिन्होंने शराब पी हुई थी, धक्का मुक्की कर रहे थे। अम्मा ने टोका तक। क्या कहा आपने? मैंने गाली भी कह दी। मैंने कम कहता हूँ, तुम ऐसी जगह आए हो तो जो दारू पी के आए हो, इस चीज का कुछ महत्व भी जानते हो। धक्के मारते वही चले गए, कुचलते वही चले गए। देखिए, चश्मदीद के इस बयान से समझ में आ रहा है जो बात मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कह रहे थे कि असामाजिक तत्वों ने साजिश रची है और उस साजिश का खामियाजा आम लोगों ने भुगता है। कुछ इसी तरफ अम्मा का बयान समझ में आता है। हाथरस में मची भगदड़ में अब तक 121 लोगों की मौत हुई है। कई लोग अभी भी अस्पतालों में हैं। पूरे मामले में पुलिस की छानबीन जारी है। 6 सेवादार गिरफ्तार किए गए हैं। हादसे के चौथे दिन आज भी बाबा साकार हरि का अता पता नहीं है। बाबा फरार है। आखिर भीड़ क्यों बेकाबू हुई? क्या कोई साजिश हुई थी? इस एंगल से भी पुलिस जांच कर रही है। लोगों में आक्रोश है। थोड़ी देर पहले राहुल गांधी भी हाथरस पीड़ितों के घर पहुंचे, परिवार से मुलाकात की है और राहुल गांधी ने यह कहा है कि वहां पर मौजूद लोगों ने यह बताया है कि प्रशासनिक चूक की वजह से यह इतना बड़ा हादसा हुआ है। हाथरस में भगदड़ के पीछे चरण रज के लिए धक्का मुक्की की बात कही जा रही है। हादसे में जान गंवाने वाली आशा देवी की बहू का कहना है कि जैसे ही लोग बाबा के चरण की धूल लेने के लिए झुके, वहां भगदड़ मच गई। इस हाथरस की भगदड़ में आशा देवी की मौत हो गई। उनकी बहू इस वक्त हमारे साथ है, नाती हैं, जिन्होंने राहुल गांधी से भी मुलाकात की है। मैम, कहा जा रहा है कि बाबा के चरणों की धूल लेने की बहुत होड़ थी, तो आपकी सासू माँ ने क्या बताया था आपको इसके बारे में? वो कभी कभी दूसरे लोगों से या घर पर कभी आती थी तो जिक्र करती थी कि बाबा के चरणों की धूल हम जब ले लेते हैं, मिल जाती है, तो हमारे दुख दूर हो जाते हैं। हमारे घर में परेशानियां, जो झगड़े रगड़े होते हैं, वो भी दूर हो जाते हैं। बाबा हमें अपना आशीर्वाद देते हैं और बहुत कुछ उनकी आस्था है। जिस हिसाब से वो बोलते हैं, वो बाबा की चरणों की धूल को बहुत अहम मानते हैं। जबकि वो बस वो कुछ नहीं होता, वो जहाँ कदम रखते हैं बस उसी धूल को अपने माथे पे लगाते हैं। पूरा मुंह, कोई मुंह कर लेता है, कोई जो भी है, जो भी मानते हैं, जैसी भी आस्था है उनकी, लेकिन चरणों की धूल के लिए बस यही मानते हैं कि अगर चरणों की धूल मिल जाती है तो हमारे सारे दुख दर्द दूर हो जाते हैं। तो क्या ये सबको पता है, सब उसी लिए दौड़ते हैं? अब ये तो पता नहीं, लेकिन आप कभी गए? मैं कभी नहीं गई। मैंने तो हमेशा उनसे मना और किया है कि आप कभी मत जाया करो, आपकी तबीयत ठीक नहीं रहती है और वहाँ बहुत भीड़ रहती है। लोग बताते हैं बहुत भीड़ रहती है, आप मत जाया करो। आपकी एज भी नहीं है कि आप इतने दूर दूर जाते हो। आप लोग वो बहुत ज्यादा सत्संग करके आई हैं, काफी दूर दूर जाती थी। अभी तो ये पास में ही है, इससे भी ज्यादा दूर दूर गई है वो करने के लिए सत्संग। हाँ, बहुत दूर दूर जाती थी, तो हम मना करते थे कि आप मत जाया करो। क्यों जाते हो आप? आपकी तबीयत भी ठीक नहीं रहती और आप बुजुर्ग हो, आप घर पर रहो। कि नहीं, मुझे बाबा का सत्संग सुनना है, मुझे बाबा के सत्संग में जाना है। उनकी ये जिद रहती थी हमेशा। तो आपने सुना परिवार किस तरीके की कहानी बयां कर रहे हैं और इस कहानी से समझ में आता है कि कथावाचक की लापरवाही, आयोजकों की लापरवाही का खामियाजा वहां मौजूद उन मासूम लोगों ने भुगता जिन्हें कथावाचक पर पूरा विश्वास था, जिन्हें सत्संग पर पूरा विश्वास था, जिन्हें विश्वास था कि सत्संग में जाकर उनके सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। लेकिन यही कष्ट निवारण का तरीका उनके लिए जानलेवा साबित हो गया। हादसे के बाद से बाबा फरार है। बाबा कहां छिपा है ये किसी को नहीं पता। बाबा को मानने वाले हादसे को साजिश बता
रहे हैं। अलीगढ़ की रहने वाली शांति देवी भी भगदड़ की चपेट में आ गईं। परिवार में मातम पसरा है, अपनों को खोने का गम है और परिवार इस पूरे हादसे को साजिश बता रहा है। उनका मानना है कि सत्संग बंद कराने के लिए ये जानबूझकर साजिश रची गई। इस वक्त अलीगढ़ में हम मौजूद हैं। यहाँ के गांव के 4 लोगों की डेथ हुई। शांति देवी अपने परिवार के साथ हाथरस में गई थी समागम में हिस्सा लेने के लिए। उनके परिवार के लोगों से हमने बात की। उनके परिवार की एक महिला गुड़िया हमारे साथ मौजूद है और इनके घर में इस तरीके का जो सामान है वो घर के अंदर मिलता था। यानी कि जहां जहां पर ये लोग जाते थे बाबा के पास, वहां पर इस तरीके के बैनर पोस्टर जिसमें लिखा होता था नारायण सरकार हरि की, संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो, मानव धर्म सत्य है और सदा रहेगा, सोच कर देखें साथ क्या जाएगा। इस तरह के बैनर पोस्टर जो है वहाँ पर दिए जाते थे। इनके गले में एक बार अपना लॉकेट दिखाएंगे। ये देखिए, इस तरीके का लॉकेट जो है वो भी ये दिया जाता था जिसमें बाबा की तस्वीर होती थी। वहाँ पर जब आप लोग जाते थे क्या क्या दिया जाता था बाबा की तरफ से आप लोगों को पहनने के लिए या पूजा करने के लिए? पहनने के लिए कुछ भी नहीं, मतलब अपने पैसों से खरीदते थे। ये सब गाड़ी लगती थी, हाँ, तो वहाँ से खरीदते थे। लॉकेट था और ये बड़ी बड़ी तस्वीरें मिलती थी। हाथ में जो पहनते हैं उस पर नाम लिखा होता है नारायण शाकर हरि की संपूर्ण। ये बाबा ऐसा कुछ कहते थे कि उनकी धूल लेने से, पैरों की धूल लेने से सब समस्या हल हो जाएंगी, लेकिन वो तो कुछ ऐसा कुछ नहीं कहते, लेकिन हम लोगों का विश्वास था कि हाँ ऐसा होता है। हाँ, वो अपने मुंह से कुछ नहीं बोलते थे। जब हादसा हुआ आप वहीं थी, क्या हुआ था उस दिन? मैं हादसे में बीच में बैठी थी, मुझे ये नहीं पता कि वहाँ क्या, लेकिन ये सुना है कि भगदौड़ में हुआ था ये सब। हाँ, भगदौड़ से हुआ था, उससे पहले ऐसा कुछ नहीं हुआ। भगवान बोलते थे वो है? को भगवान बताते थे? वो अपने आप को भगवान नहीं बोलते, लेकिन हम लोग खुद बोलते थे कि परमात्मा। वो कहते थे हम साधारण इंसान हैं, हम ऐसा कुछ नहीं, लेकिन हम लोग कहते थे नहीं, तुम आप साधारण इंसान नहीं हो, परमात्मा हो। उनके सेवादार कुछ ऐसा कहते थे कि उनकी पैरों की धूल लेने से सब ठीक हो जाएगा, ऐसी कोई बात? सेवादार कोई कुछ नहीं कहता था, हमें खुद विश्वास था कि हाँ ऐसा होता है, हम खुद ही लेते थे। आप इसके पीछे किसको जिम्मेदार मानते हैं? किसको जिम्मेदार? इसमें किसी का हाथ है, मतलब ऐसा करवाने की। इनका सत्संग बंद होना चाहिए। हाँ, सब सत्संग बंद हो गए, ये सत्संग स्टार्ट है, इस वजह से किसी का हाथ है इसमें, साजिश चल रही है इसमें। इस तरीके का बैनर जो है वो इनके घर के अंदर है, ये वहीं से मिला है आपको? ये वहीं से हम लोगों ने खरीदा है। ये मैया, ये परमात्मा है। अभी परमात्मा मानते हैं आप? अभी तो अंदर से ये आवाज निकल रही है, लेकिन अभी विश्वास डगमगा रहा है। लेकिन लोग इस कदर कथावाचक पर यकीन करते हैं, बाबा पर यकीन करते हैं कि जो सब कुछ हुआ है उसके पीछे भी वो साजिश को जिम्मेदार मान रहे हैं, जबकि रिपोर्ट्स ये बता रही हैं कि इस साजिश के पीछे भी आयोजकों का हाथ है। लापरवाही की गई और जानबूझकर लोगों को एक ऐसी जगह पर इकट्ठा कर लिया गया जहां पर इंतजाम नहीं थे और इसी का खामियाजा 121 लोगों ने भुगता है। इस बीच गिरफ्तार सेवादारों ने एक और बड़ा खुलासा किया है। सेवादारों ने पुलिस को बताया है, सेवादारों के पास से जो जानकारी मिली है वो ये कि पहला काम उन लोगों का था सत्संग समिति के लिए भीड़ इकट्ठा करना और दूसरा काम जो सेवादारों का था वो था बाबा के लिए चंदा जमा करना। अभी तक एक थ्योरी सामने आ रही थी कि बाबा किसी से पैसे नहीं लिया करता था, कोई पैसे का लेन देन नहीं था, लेकिन बड़ी बड़ी संपत्ति उसने दर्ज कर रखी थी, बड़े बड़े आश्रम थे, गाड़ियों का काफिला था, सेवादार थे, अपनी आर्मी थी, तो इतना पैसा कथावाचक के पास कैसे आया? तो उसके पीछे भी जो रहस्य है वो ये है कि सत्संग समिति के लिए भीड़ इकट्ठा करते थे सेवादार, और उनका जो दूसरा काम था वो ये था कि बाबा के लिए चंदा जमा करना है, यानी कि बाबा के लिए पैसे जमा करने हैं। अभी तक 2 महिला समेत 2 सेवादार गिरफ्तार किए जा चुके हैं, लेकिन जो मुख्य सेवादार है यानी कि जो मुख्य आरोपी है इस मामले में वो अभी तक फरार है। वो फरार है, साथ ही साथ नारायण साकार हरि भी फरार है। अब ये दोनों कहां पर हैं, ये वो बड़ा सवाल है जिसका जवाब अभी तक यूपी पुलिस भी खोज नहीं पाई है। हाथरस में 121 लोगों की जान गई। अभी भी अस्पतालों में कई लोग जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहे हैं। जिनके अपने इस हादसे का शिकार हुए उनके घर पर मातम पसरा हुआ है। रोते बिलखते परिवार के लोग इंसाफ की गुहार लगा रहे हैं।
अब देखिए, हाथरस हादसे को लेकर हाहाकार मचा है। सिकंदराराव इलाके में सत्संग के दौरान मची भगदड़ में देखते ही देखते 121 जिंदगियां तबाह हो गईं। इतने बड़े हादसे के बाद परिजन प्रशासन से जवाब मांग रहे हैं, लेकिन अभी तक ना तो बाबा नारायण साकार हरि का सुराग मिला है, ना ही मुख्य आरोपी देव प्रकाश मधुकर अभी तक पुलिस के हत्थे चढ़ा है। इस बीच हादसे को लेकर सियासत शुरू हो चुकी है। राहुल गांधी ने अलीगढ़ और हाथरस में भगदड़ में मारे गए लोगों के परिजनों से मुलाकात की। राहुल गांधी पहले अलीगढ़ पहुंचे और फिर हाथरस में पीड़ित के परिजनों से मुलाकात की। इसके बाद इतनी बड़ी संख्या में लोगों की मौत के लिए सीधे सीधे प्रशासन को जिम्मेदार करार दिया। राहुल ने कहा कि लोगों ने हादसे के लिए प्रशासन को जिम्मेदार ठहराया था। मौके पर पुलिस के पुख्ता इंतजाम नहीं थे। पीड़ित परिवारों को ज्यादा से ज्यादा मुआवजा मिलना चाहिए। राहुल ने कहा कि सीएम योगी को दिल खोलकर लोगों की मदद करनी चाहिए। की बात है, बहुत परिवारों को नुकसान हुआ है, काफी लोगों की मृत्यु हुई है, तो दुख की बात है। मैं इसको राजनीतिक प्रिज्म से नहीं कहना चाहता हूँ, मगर प्रशासन की कमी तो है जी, और गलतियां तो हुई हैं, फोन थोड़ा साइड करिए, तो ये पता लगाना चाहिए। और शायद सबसे जरूरी बात कि कॉम्पनसेशन सही मिलना चाहिए, क्योंकि ये गरीब परिवार है और मुश्किल का समय है इनके लिए, तो कॉम्पनसेशन ज़्यादा से ज़्यादा। और मैं यूपी के चीफ मिनिस्टर से विनती करता हूँ कि दिल खोल के कॉम्पनसेशन करें। सर, परिवार वालों से मिली, क्या कुछ कहा परिवार वालों ने? राहुल जी, आपने बड़ी बात मुआवजे की कही है, 2 लाख की बात उन्होंने कही है, तो मुआवजा निश्चित तौर पे ज्यादा उनको मिलना चाहिए, क्योंकि बहुत गरीब लोग हैं। मिलना चाहिए, गरीब लोग हैं, इस समय इनको जरूरत है। तो अगर आप मैडम जवाब देने दीजिए, इस समय इनको जरूरत है। अब आपने 6 महीने बाद दिया, 1 साल बाद दिया, डिले किया, तो उससे किसी का फायदा नहीं। भैया, आप मुझसे सवाल पूछते हो, एक बार बोलने दो, मैं जवाब देता हूँ, आप जवाब खत्म नहीं करने देते हो। बोलने दो जी जी। तो आपने सवाल पूछा है, तो जिसने सवाल पूछा है उसकी इज्जत कीजिए। तो क्या था सवाल? ये था कि मुआवजा जल्दी से जल्दी देना चाहिए, और जितना दिया जा सकता है दिल खोल कर देना चाहिए। सर, परिवार वालों से आपकी बात हुई, उन्होंने क्या कुछ कहा? किसको दोषी मानते हैं परिवार? जी, देखिए, परिवार वालों से मेरी पर्सनल बात हुई जी, उनके परिवार के बारे में, उनके बच्चों के बारे में, माता के बारे में, वो कैसे थे, क्या करते थे, तो वैसी बात हुई है। उन्होंने कहा कि प्रशासन की कमी है। उन्होंने कहा कि जो अरेंजमेंट वहाँ पुलिस का होना चाहिए था वो नहीं था, ठीक है। बट बहुत दुख में है, शॉक में है, तो ऐसी सिचुएशन में मैं मतलब उनकी जो स्थिति है, उनकी सिचुएशन है, उसको समझने की कोशिश करता हूँ। तो राहुल गांधी एक एक सवाल सटीक उठा रहे हैं, परिवार वालों की चिंता कर रहे हैं। योगी सरकार से ये उम्मीद की जा रही है राहुल गांधी की तरफ से कि लोगों को मुआवजा जल्द से जल्द दिया जाए, जो मदद उनको मिलनी चाहिए, जिस मदद के वो हकदार हैं, वो उन्हें जल्द से जल्द मिलनी चाहिए। इसके पीछे अगर आप सियासी कनेक्शन तलाशने की कोशिश करेंगे, अगर सियासी कड़ी तलाशने की कोशिश करेंगे, तो समझ में आता है कि हाथरस के जरिए एक बार फिर कांग्रेस अपने हाथ को मजबूत करने की कोशिश कर रही है। आपको याद होगा, इसी हाथरस में एक बहुत बड़ा कांड हुआ था, एक बहुत बड़ी लापरवाही प्रशासन की तरफ से हुई थी, और तब भी प्रियंका गांधी लोगों के जख्मों पर मरहम लगाने के लिए पहुंची थी। और आज राहुल गांधी हाथरस में पहुंचे हैं, पीड़ित परिवारों से उन्होंने मुलाकात की है। हाथरस के बहाने जो खोई हुई जमीन है उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की, उसे कहीं ना कहीं तलाशने की कोशिश की जा रही है। इस बार जिस तरीके का परफॉर्मेंस लोकसभा चुनावों में कांग्रेस का रहा है, उससे कॉन्फिडेंस कांग्रेस का बढ़ा है, और राहुल गांधी का हाथरस में पहुंचना कई मायने हैं जिससे निकाले जा सकते हैं। विशाल प्रताप सिंह मेरे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ अलीगढ़ से ही जुड़े हुए हैं। विशाल, राहुल गांधी का हाथरस आना, इसका एक पहलू तो यह है कि वो विपक्ष के नेता हैं, पीड़ित परिवारों से मुलाकात करना चाहते थे, प्रशासनिक चूक को जिम्मेदार ठहराना चाहते थे, और उसका दूसरा सियासी पहलू अगर समझें तो ये कि क्या एक बार फिर हाथरस वो जमीन हो सकती है जिससे हाथ मजबूत हो सकता है।
प्राची, अगर कांग्रेस संगठन की बात किया जाए उत्तर प्रदेश में, तो जो 6 सीटें मिली हैं वो अपने आप में बताती हैं कि किस तरीके से राहुल गांधी, कांग्रेस पार्टी और प्रियंका गांधी वाड्रा को उत्तर प्रदेश में संगठन को एक बार फिर से खड़ा करने का एक बड़ा मौका दिख रहा है। यही वजह है कि अगर पिछले लोकसभा चुनाव की बात करें, कांग्रेस पार्टी की 1 सीट, विधानसभा चुनाव की बात करें कांग्रेस पार्टी की 2 सीट, यानी कि कुल 3 सीटें थी विधानसभा लोकसभा मिलाकर के उत्तर प्रदेश में। लेकिन इस बार 6 सीटें आई हैं कांग्रेस पार्टी की लोकसभा चुनाव में। तो ऐसे में जाहिर सी बात है, न सिर्फ कांग्रेस पार्टी बल्कि उसका शीर्ष नेतृत्व चाहता है कि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस को मजबूत किया जाए। और यही वजह है कि राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा न सिर्फ उत्तर प्रदेश के मामले में खासी दिलचस्पी रखते हैं, बल्कि इस तरीके के मामले जब भी होते हैं, चाहे पिछला हाथरस कांड हो या मौजूदा हाथरस कांड, पिछले में प्रियंका गांधी वाड्रा आई थी और इस बार राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष के तौर पर आए हैं, तो अपनी सियासी जमीन को मजबूत करने के लिए एक बार फिर से कांग्रेस पार्टी लग गई है। और उसे लगता है कि उत्तर प्रदेश में वो पोटेंशियल है कि उसे उस रास्ते, यानी कि उत्तर प्रदेश के रास्ते दिल्ली तक पहुंचा सकती है। यही वजह है कि राजनीति जारी है और उत्तर प्रदेश में कांग्रेस अपने खोए हुए जनाधार को, संगठन को मजबूत करने की लगातार कोशिश कर रहा है प्रियंका गांधी वाड्रा और राहुल गांधी के इन प्रयासों के जरिए। प्राची, बिल्कुल, देखिए पिछला हाथरस कांड अगर याद करें तो तब भी प्रियंका गांधी ने लीड ली थी। तमाम विपक्षी दलों से पहले, अखिलेश यादव से पहले प्रियंका गांधी पहुंची थी और इस बार भी कुछ ऐसी ही तस्वीर नजर आ रही है। राहुल गांधी पहले ही हाथरस पहुंच चुके हैं, परिवारजनों से मुलाकात कर चुके हैं और जो सवाल योगी सरकार पर उठाने चाहिए विपक्ष के नाते, वो सवाल भी राहुल गांधी उठाते हुए नजर आ रहे हैं। शुक्रिया आपका विशाल, तमाम जानकारी के लिए।